सूर्य आत्मा जगतस्थाष्ठुश्च। ऋग्वेद का ये सूत्र याद दिलाता है कि सूर्य कैसे चर और अचर मतलब चलायमान और स्थिर सारे जगत की आत्मा है। इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम द हिंदू अखबार में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही, और साथ ही जो भी विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं उन सब के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। आज का हमारा विषय है भारत का सौर और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में जो महत्वाकांक्षी विजन है और आगे की क्या योजनाएं हैं। हम सब जानते ही हैं कि सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लेकिन यही सूर्य हमारी जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके लिए कुछ गंभीर चुनौतियां भी खड़ी करता है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सूर्य से जो ये तीव्र ऊर्जा वाली घटनाएं निकलती हैं, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स मतलब सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमईज, हाँ, ये सब मिलकर अंतरिक्ष का मौसम बनाती हैं, जिसे स्पेस वेदर कहते हैं। और ये स्पेस वेदर जो है वो हमारे सैटेलाइट्स के लिए, अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसका असर नीचे पृथ्वी पर भी पड़ता है। हाँ। हमारी कम्युनिकेशन व्यवस्था पर, जीपीएस जैसे नेविगेशन सिस्टम पर, यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स पर भी ये सब बाधित हो सकते हैं। ओहो, तो इसका मतलब है कि इन सौर गतिविधियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये गतिविधियां आखिर बनती कैसे हैं, सूर्य से निकलकर स्पेस में फैलती कैसे हैं और फिर हमारे आसपास के अंतरिक्ष के माहौल को कैसे प्रभावित करती हैं। जब ये समझ बनेगी तभी हम स्पेस वेदर का सही पूर्वानुमान लगा पाएंगे, और ये हमारी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए अब अनिवार्य सा हो गया है। और इसी दिशा में मुझे लगता है हाल ही में भारत के खगोलविदों ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट या दस्तावेज पेश किया है। हाँ, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने सौर और अंतरिक्ष भौतिकी की अभी की जो स्थिति है उसका जायजा लिया है और अगले दशक की जो मुख्य वैज्ञानिक चुनौतियां हैं उन्हें बताया है। सही। और ये भी बताया है कि भारतीय वैज्ञानिक समुदाय अपनी मौजूदा विशेषज्ञता और जो आने वाली नई सुविधाएं हैं उनसे इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। हाँ, ये जो विश्लेषण है ये जर्नल ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में छपा है। हाँ। और ये वाकई में मतलब भारत के इरादों और भविष्य की योजनाओं का एक तरह से रोड मैप दिखाता है कि हम इस फील्ड में कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो वो कौन से मुख्य वैज्ञानिक सवाल हैं जिन पर भारतीय वैज्ञानिक समुदाय अभी फोकस कर रहा है? देखिए, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज, नैनीताल के वैज्ञानिक है वैभव पंत। वो इस पेपर के लेखकों में से एक हैं। वो बताते हैं कि सबसे बड़े सवाल सौर विस्फोटों से जुड़े हैं। सौर विस्फोट? हाँ, खासकर सौर ज्वालाएं और सीएमएस, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका व्यवहार कैसा होता है, ये समझना। और इसके साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इन घटनाओं का पृथ्वी के चारों ओर जो हमारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं या दूसरी स्पेस एसेट्स हैं उन पर क्या और कितना असर पड़ेगा। और आज के समय में तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो गए हैं, कम्युनिकेशन हो, मौसम की जानकारी, नेविगेशन, यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए भी। तो ये समझना तो खैर और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इन घटनाओं को थोड़ा और आसान शब्दों में समझ लेते हैं ना। सीएमएस यानी कोरोनल मास इजेक्शन, वो सूर्य का जो बाहरी वायुमंडल है कोरोना, वहां से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का अचानक और बहुत बड़े स्केल पर बाहर निकलना है। एक तरह का सौर तूफान समझ लीजिए। अच्छा। फिर है सौर पवन, सोलर विंड। ये कोरोना से लगातार निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा है, एक फ्लो है। और इस विस्फोट से रेडियो तरंगों से लेकर एक्सरे और गामा किरणों तक, मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन फैलता है। सुनने में ही ये घटनाएं काफी शक्तिशाली लग रही हैं। तो इनकी भविष्यवाणी करना ये कितना मुश्किल काम है? इसमें कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये कि सीएमई और सौर पवन के बीच का जो कनेक्शन है वो अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। अच्छा। दूसरी, सीएमई की अपनी जो अंदर की मैग्नेटिक बनावट होती है वो बहुत जटिल होती है और ठीक से परिभाषित नहीं है, और यही बनावट उनकी गति और दिशा को तय करती है। और तीसरी चुनौती ये है कि जब सीएमई सूर्य से निकलकर स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो वो आसपास के जो सौर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनसे इंटरैक्ट करते हैं। ओके। और इस इंटरैक्शन से उनका आकार, उनकी दिशा, उनका ओरिएंटेशन सब बदल सकता है।
तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पृथ्वी या किसी और ग्रह को कैसे प्रभावित करेंगे। और सौर ज्वालाओं के बारे में क्या क्या उनकी भविष्यवाणी थोड़ी आसान है? नहीं, सौर ज्वालाओं की भविष्यवाणी भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अभी तक ये पूरी तरह से पता नहीं कि सूर्य की सतह के नीचे से मैग्नेटिक फील्ड कब, कहाँ और कैसे उभरते हैं, जो इन ज्वालाओं का मुख्य कारण बनते हैं। हमारे पास सूर्य की सतह के नीचे देखने की क्षमता वो अभी सीमित है। इन्हीं सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। सही कहा ना मैंने? जी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम। सितंबर 2023 में इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। और ये पृथ्वी से काफी दूर है ना, लगभग 15 लाख किलोमीटर। हाँ, पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर स्थित है ये लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं और L1 ही क्यों चुना गया, क्या खास है इस जगह में? हाँ, तो लैग्रेंज पॉइंट्स है ना, वो स्पेस में कुछ खास जगह होती हैं। मान लीजिए दो बड़े पिंड हैं जैसे सूर्य और पृथ्वी, जो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां इन दोनों का ग्रेविटेशनल खिंचाव और एक छोटी चीज जैसे स्पेसक्राफ्ट उसकी ऑर्बिटल मोशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, एक तरह का बैलेंस पॉइंट। हाँ, बिल्कुल। ऐसे 5 पॉइंट्स हैं L1 से L5 तक। इन पॉइंट्स पर स्पेसक्राफ्ट बहुत कम फ्यूल खर्च करके अपनी पोजीशन बनाए रख सकता है, जैसे वो वहां मंडरा रहा हो। और L1 पॉइंट जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच सीधी रेखा पर स्थित है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली कोई भी सौर ज्वाला या CME पहले L1 से होकर गुजरेगी। मतलब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। हाँ, तो आदित्य L1 उसे पृथ्वी पर पहुंचने से काफी पहले ही देख सकता है और हमें अलर्ट भेज सकता है। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम हुआ। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। आदित्य L1 लगातार सूर्य की तस्वीरें ले रहा है, उसके एटमॉस्फेयर का विश्लेषण कर रहा है और वहां से निकलने वाले पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स को माप रहा है। और इसके भेजे गए डेटा से कई महत्वपूर्ण साइंटिफिक रिजल्ट्स पहले ही पब्लिश हो चुके हैं, जो सूर्य की हमारी समझ को वाकई बढ़ा रहे हैं। उस रिसर्च पेपर में भविष्य के लिए कुछ और रणनीतिक जगहों का भी जिक्र था शायद, जैसे L4 और L5 पॉइंट्स। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। बिल्कुल, L4 और L5 पॉइंट्स भी लैग्रांज पॉइंट्स ही हैं, लेकिन इनकी लोकेशन अलग है। L5 पॉइंट पृथ्वी की ऑर्बिट में पृथ्वी से 60 डिग्री पीछे है। 60 डिग्री पीछे? हाँ, तो अगर हम L5 पर एक और ऑब्जर्वेटरी लगा दें तो वो सूर्य के उन हिस्सों को देख पाएंगे जो पृथ्वी से अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में घूमकर पृथ्वी के सामने आने वाले हैं। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे हमें एक्टिव सोलर रीजन्स और जो संभावित CMEs हैं उनका पता शायद और भी पहले चल सकेगा। तो L1 और L5 पर मौजूद ये ऑब्जर्वेटरीज मिलकर कैसे काम करेंगी? क्या कुछ खास फायदा होगा? हाँ, अगर हम इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो L1 पर एक ऑब्जर्वेटरी जैसे आदित्य L1 और L5 पर दूसरी, ये मिलकर एक स्टीरियो विजन सिस्टम की तरह काम करेंगी। जैसे हमारी दो आंखें होती हैं ना, हाँ। एक ही सौर घटना को दो अलग-अलग एंगल से देखने पर वैज्ञानिक उसके 3D रास्ते का ज्यादा सही पता लगा सकेंगे। अच्छा, 3D ट्रैकिंग। हाँ, और सोचिए अगर हम L4 पॉइंट पर भी एक यान भेज दें जो पृथ्वी की ऑर्बिट में 60 डिग्री आगे है, तो ये एक तिकोनिया नेटवर्क बन जाएगा जिसमें पृथ्वी सेंटर में होगी। वाह! इस नेटवर्क से मिलने वाले डेटा से सौर विस्फोटों को ट्रैक करना और पृथ्वी पर उनके टकराने के टाइम का अनुमान लगाना वो और भी सटीक हो जाएगा। ये तो वाकई में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लगती है, लेकिन क्या L4 और L5 पर मिशन भेजना उतना ही आसान होगा जितना L1 पर था? नहीं, इसमें अपनी चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं। L4 और L5 पॉइंट्स पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़? L1 तो सिर्फ 15 लाख था। हाँ, L1 सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो इतनी ज्यादा दूरी की वजह से डेटा को पृथ्वी तक भेजना कहीं ज्यादा मुश्किल और धीमा होगा। L1 के मुकाबले डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड काफी कम होगी। ये तो बड़ी चुनौती है तो लेकिन अगर भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर इस तकनीकी चुनौती को पार कर लेते हैं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अंतरिक्ष में इन योजनाओं के साथ साथ क्या जमीन पर भी कुछ तैयारी चल रही है?
ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। भारतीय सौर वैज्ञानिक समुदाय जमीन आधारित सुविधाओं को भी बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। जैसे बेंगलोर में जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है, आइए, उन्होंने एक बड़े 2 मीटर क्लास के ग्राउंड बेस्ड सोलर टेलीस्कोप का प्रस्ताव रखा है। इसे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST कहा जाएगा। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। हाँ, ये टेलीस्कोप सूर्य के निचले वायुमंडल मतलब फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का बहुत हाई रेजोल्यूशन के साथ अध्ययन कर पाएगा। इससे हमें सोलर फ्लेयर्स और दूसरी सतह की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तो मतलब हार्डवेयर तो तैयार हो रहा है, अंतरिक्ष में भी और जमीन पर भी, लेकिन इन सब का इस्तेमाल करने के लिए, डेटा समझने के लिए लोग भी तो चाहिए। मानव संसाधन का क्या? बिल्कुल सही सवाल। किसी भी लंबे विजन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे जरूरी होता है, और भारत की सौर भौतिकी योजना में युवा शोधकर्ताओं और छात्रों को ट्रेन करना एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। उन्हें ना सिर्फ सोलर फिजिक्स की बेसिक बातें सिखाई जा रही हैं, बल्कि आदित्य L1 जैसे मिशन से जो डेटा आ रहा है उसका एनालिसिस करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ISRO और एरीज जैसी संस्थाएं देश भर में वर्कशॉप्स लगा रही हैं। और इसका कुछ असर दिख रहा है? छात्र क्या कहते हैं? हाँ, उस रिसर्च पेपर में पुणे के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टरेट छात्र हैं हार्दिक मेधी, और IIA की इंटीग्रेटेड MTech PhD छात्रा है सविता MS। उनके अनुभव बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इन वर्कशॉप्स ने उनके ज्ञान को बढ़ाया और सोलर फिजिक्स में रिसर्च करने का उनका जो जुनून था उसे और मजबूत किया। तो ये दिखाता है कि ये कोशिशें सही दिशा में जा रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आंकड़ों की बात करें तो अभी कितने लोग सक्रिय हैं इस फील्ड में भारत में? रिसर्च पेपर के हिसाब से अभी सोलर फिजिक्स में करीब 229 अर्ली स्टेज रिसर्चर हैं, मतलब युवा शोधकर्ता, जो भारत में या विदेश में काम कर रहे हैं। और भारत में काम कर रहे करीब 65 अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स और साइंटिस्ट्स हैं। तो संख्या ठीक ठाक है, लेकिन शायद और बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, लेखकों ने इसी बात पर जोर दिया है कि इस कम्युनिटी को और बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए नई फैकल्टी पोजीशंस बनानी होंगी, नए एकेडमिक प्रोग्राम शुरू करने होंगे, विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना होगा और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप भी बढ़ानी होगी। अपने डेटा एनालिसिस की बात की थी। आदित्य L1 और भविष्य के मिशन से तो बहुत सारा डेटा आएगा। क्या इसके लिए खास कंप्यूटिंग सुविधाओं की भी जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेखकों ने कंप्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं के एक नेशनल नेटवर्क की जरूरत पर जोर दिया है। सुपर कंप्यूटिंग? हाँ, जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप और स्पेस मिशन बेहतर होते जाएंगे, वो बहुत ज्यादा डेटा जमा करेंगे। इस डेटा का मतलब निकालने के लिए, उसे समझने के लिए और सौर प्रक्रियाओं के मॉडल बनाने के लिए हमें बहुत जटिल फिजिक्स बेस्ड सिम्युलेशंस चलाने होंगे। अच्छा। और इसके लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर न सिर्फ उपयोगी होंगे बल्कि शायद जरूरी भी हो जाएंगे। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो अगले 10-15 सालों में भारत इस क्षेत्र में क्या हासिल करने की उम्मीद रख सकता है? क्या लक्ष्य हैं? डॉक्टर पंत और उनके सहलेखकों ने उम्मीद जताई है कि अगले 10 से 15 सालों में भारत सोलर फ्लेयर्स की भविष्यवाणी करने और पृथ्वी पर CMS के पहुंचने के समय का अनुमान लगाने के लिए अपने खुद के, मतलब बिल्कुल नए और आधुनिक प्रेडिक्शन मॉडल विकसित कर सकेगा। अच्छा, अपने खुद के मॉडल? हाँ, अपने खुद के स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल। ये एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसमें निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है? भारत ने हाल ही में अपना अंतरिक्ष क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आजकल। प्राइवेट कंपनियों की जो भागीदारी है वो अब सिर्फ सैटेलाइट बनाने या रॉकेट लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं रहेगी, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद ये है कि वे सोलर तूफानों की मॉडलिंग और स्पेस वेदर की भविष्यवाणी जैसे जो जटिल क्षेत्र हैं उनमें भी इनोवेशन लेकर आएंगे। अच्छा। तो ये सारे प्रयास मिलकर सरकारी मिशन, जमीनी सुविधाएं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सुपर कंप्यूटिंग और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, ये सब मिलकर भारत को स्पेस वेदर और सूर्य पृथ्वी के संबंध को समझने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाएंगे। तो इसका असली मतलब क्या है? नत मिशन है और भविष्य में L4, L5 जैसे और भी महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना है। हाँ। साथ ही जमीन पर शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाए जा रहे हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है
सुपर कंप्यूटिंग क्षमताएं बनाई जा रही हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर चलने पर जोर है। बिल्कुल। और ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन को सौर तूफानों से बचाने के लिए ही नहीं है। ये सूर्य और ब्रह्मांड की हमारी वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से भी। और साथ ही ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भी सवाल है। अगर यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये टॉपिक भारत की साइंस एंड टेक में हो रही प्रगति, स्पेस में उसकी बढ़ती क्षमताएं और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही जरूरी लगता है, खासकर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हम अगले दशक में स्पेस वेदर का सटीक पूर्वानुमान लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पृथ्वी पर हमारे टेक्नोलॉजी पर निर्भर जीवन को कैसे बदल सकता है? और क्या प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, वाकई इस फील्ड में इनोवेशन की रफ्तार को और तेज कर पाएगी? यहां सवाल ये भी उठता है कि इसमें संतुलन कैसे साधा जाएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि द हिंदू में प्रकाशित इस महत्वपूर्ण विषय पर हुई ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी, खासकर यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या विज्ञान में गहरी रुचि रखते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।